नमस्कार, मैं विक्रम आप सबका ससने सुपर सोल्स पे स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका सोल फ्रेंड। इस चैनल पर हम बात करेंगे एक आम घटना की जिसकी चर्चा हमेशा बहुत ही खास होती है। विषय है पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म के हमें चारों ओर ढेर सारे उदाहरण मिलते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों को आज तक पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों। कोई नहीं जानता क्या है ये रहस्य, क्यों है ये रहस्य। क्या आप जानते हैं कि आपका पहले भी जन्म हो चुका है? गौतम बुद्ध को अपने पिछले 108 जन्मों के बारे में पता था। तो क्या यही वो सनातन प्रक्रिया है जो युगों से शुरू है? सोचिए, यदि आपको अपने पिछले जन्म का ज्ञान हो जाए तो क्या होगा। मैं बताता हूं। ये वो ज्ञान है जिसे हासिल करके आप अपनी आज की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने सारे जन्मों के बारे में नहीं जानते, जबकि मैं अपने सारे पूर्व जन्मों के बारे में जानता हूं। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, जबकि तुम उन सबको भूल चुके हो और मुझे अपने हर एक जन्म का स्मरण है। भारत दुनिया का एकमात्र वो देश है जहां उत्पन्न हुए सारे धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, और भारत के बाहर जितने देश हैं वहां पुनर्जन्म को नकारा जाता है। जबकि पुनर्जन्म एक सनातन सच्चाई है। इस्लाम में पुनर्जन्म को टोटली रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कतर, जो मिडिल ईस्ट का एक देश है, वहाँ के अमीर जो शेख राजा हैं वहाँ के, उनके चचेरे भाई सऊद अल बिन थानी कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के महाराजा होलकर के पुनर्जन्म है। वो पूरी जिंदगी अपनी महाराजा होलकर की तरह से ही बिताते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं माना जाता, लेकिन अमेरिका में भी कुछ सालों पहले एक क्रिश्चियन कपल का 7 साल का बच्चा अपने आप को सिडनी हॉवर्ड बताने लगा। सिडनी हॉवर्ड एक बहुत ही मशहूर स्क्रीन राइटर थे जिन्होंने मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म लिखी है, गॉन विद द विंड। तो उसके माँ बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो ये बातें रेगुलरली करने लगा, तो उसको लेकर हॉलीवुड गए जहाँ पे सिडनी हॉवर्ड का म्यूजियम था। और बच्चे ने वहां जाकर एक एक चीज पहचानी, कई ऐसी ऐसी बातें बताने लगा। बच्चे की मां ने कहा कि हालांकि हम लोग रीइंकार्नेशन को नहीं मानते, लेकिन जो सामने है वो सत्य है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यही बच्चा पिछले जन्म में सिडनी हॉवर्ड था। मुझे तो हमेशा से पुनर्जन्म पर विश्वास रहा है। मुझे तो बड़ा कौतूहल होता था कि मैं जानूं कि जैसे कि शाहरुख खान पिछले जन्म में क्या थे, उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि इस जन्म में वो बादशाह बने। आमिर खान जैसे मशहूर एक्टर क्या पिछले जन्म में भी एक्टर थे? क्या धोनी पिछले जन्म में भी क्रिकेट खेलते थे? क्या मनमोहन सिंह जैसे पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट पिछले जन्म में क्या वो भी पॉलिटिक्स में थे? मैंने इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है, और आप सबको इस चैनल पर इन्हीं सारी बातों के बारे में ही पता चलने वाला है। और यदि आपका इस सब में इंटरेस्ट है तो फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको मेरा हर वीडियो शीघ्रतम मिलता रहे। पर आजकल की दुनिया में सबको हर एक चीज़ साइंटिफिक आधार पर ही जज करनी होती है। आजकल का जो यूथ है वो साइंस को धर्म से ज़्यादा मानता है। उसे सनातन से ज़्यादा विश्वास साइंस पे है, और दुनिया में जितनी भी तरक्की है उसका सारा श्रेय वो साइंस को ही देता है। पर शायद ये नहीं जानता कि जितनी तरक्की साइंटिस्ट करते हैं ना, उसको हासिल करने के लिए उन्हें एक जन्म काफ़ी नहीं है। सनातन कोशिश के ही नतीजों से
तरक्की होती है। वो कैसे? पिछले जन्म की सोच, पिछले जन्म के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स जाके इस जन्म में प्रूव होते हैं। पिछले जन्म में किए गए रिसर्च के बेसिस पे आपको इस जन्म में नोबेल प्राइज मिलता है। और मैं कहूँगा एक बात, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट आज फिर हमारे बीच में जीवित हैं। हम सब लोग उन्हें जानते हैं, बस ये नहीं जानते कि वो पिछले जन्म में एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पिछले जन्म में कौन थे और उनकी बॉडी ऑफ वर्क क्या थी, और वो इस जन्म में कौन है। यानी कि मैं उनके 3 जन्मों की बात कर रहा हूं। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले वाला, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन, और एक जो वो आज है। और ये सब जानने के बाद फैसला आप करेंगे कि ये बात रीइंकार्नेशन की है, पुनर्जन्म की है, या कुछ और। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि फैसला आप करेंगे? वो इसलिए कि हमारे इर्द गिर्द पुनर्जन्म के बेनतहा सबूत मिलते हैं। बेनतहा केसेस हैं जो रोज यूट्यूब पे हम देखते हैं या अखबारों में पब्लिश होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद सब लोग पुनर्जन्म को रद्द कर देते हैं। जो लोग पुनर्जन्म को रद्द करते हैं उनके लिए मैं ताज़ा उदाहरण लेकर आया हूँ। हमारे पड़ोसी देश भूटान में 2014 में एक राजकुमार पैदा हुए। जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने सबको बताना शुरू किया कि वो इससे पहले भी जन्म ले चुके हैं। नालंदा के प्रसिद्ध शिक्षाविद विरोचन थे। पहले तो सब लोगों को बड़ा अजीब लगा राजकुमार की बातें सुनकर, लेकिन जब वो 3 साल का हुआ और हर एक बात को जोर से दोहराने लगा तो उसे लेकर वो सब नालंदा आए। नालंदा पहुंचकर वो बालक, 3 साल का बालक, तो बहुत खुश हो गया। प्रसन्नता का उसका कोई और छोर नहीं रह गया था। वो दौड़ दौड़ कर एक एक चीज़ पहचानने लगा। उसने अपनी अवशेषों में से वो जगह भी पहचान ली जहां उसका क्लासरूम हुआ करता था। राजमाता जो उसके दावों को परखने आई थी, उनको तो यकीन हो गया कि ये बालक बिल्कुल सच कह रहा है और ये पिछले जन्म में विरोचन था। ये बात 2017 की थी। तब से आज तक राजकुमार कम से कम 3 बार और नालंदा आ चुके हैं। और ये घटनाएं यूट्यूब पर हम देख सकते हैं, उनकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं। और इसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि मात्र ये कोइंसिडेंस है, इसका रीइंकार्नेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही ये कोई सनातन प्रक्रिया है। दैट अ सोल इज ऑन अ कार्मिक जर्नी ऑफ मेनी लाइफ टाइम्स इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच पीपल। ये जो हमारे भारतीय हैं जो सनातन की सच्चाई को स्वीकारते हैं, उन्हें गोरों की बात पर फौरन यकीन आ जाता है। उन गोरों की बात पर जिनकी धार्मिक किताब में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। जबकि हमारे यहाँ विष्णु के जो वाराह अवतार हैं, जिनकी शिल्प स्कल्पचर्स कई हजारों वर्ष पुराने हमें मिलते रहते हैं, उनके दांतों के बीच में जो पृथ्वी है वो गोल है, हमेशा से गोल थी। लेकिन हमारे लोग इसको भी देखकर अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि फैसला आप लोग करेंगे। मैं किसी भी बात को आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। मेरा काम है तथ्य रखना, फैसला करना आपका काम है। बात पुनर्जन्म की है या कोई और। जिन गोरों की बात हम लोग फौरन मान लेते हैं, उनमें से एक ने पुनर्जन्म पे जो शोध किया है वो कमाल का है। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की। उन्होंने 1967 से 2004 तक, जब तक वो जीवित रहे, इतना गहन शोध किया है कि उन्होंने 6000 से ज़्यादा केसेस पर स्टडी करी। उन 6000 में से वो 3000 बच्चों को, जिन्हें पूर्व जन्म याद था, स्वयं जाके मिले, और उनमें से कई बच्चों को उनके बड़े होने के बाद भी मिले, और हमारे लिए एक ऐसा वैज्ञानिक खजाना छोड़कर गए हैं जो कमाल का है। और डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का काम डॉक्टर टकर ने आगे बढ़ाया, और इन लोगों का शोध जो है वो हमारे बहुत काम आने वाला है। इन लोगों की लिखी अनगिनत किताबें आपकी और मेरी मददगार साबित होंगी। वो कैसे? क्योंकि इनमें जो साइंटिफिक पैरामीटर दिए गए हैं
उन पैरामीटर्स की बेसिस पर आप और मैं ये तय कर सकेंगे कि ये केसेस जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो रीइंकार्नेशन के हैं या नहीं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और डॉक्टर टकर की जो केस स्टडी थी वो पर्टिकुलर केसेस तक ही सीमित रहती थी। उनकी स्टडी से हम ये नहीं पता कर सकते थे कि पुनर्जन्म एक सनातन प्रक्रिया है या इसका धर्म से कोई लेना देना है, लेकिन ये एक सनातन प्रक्रिया है इसका मुझे पता चला एक और गोरे की किताब से, और उनका नाम है डॉक्टर ब्रायन वेस। डॉक्टर ब्रायन वेस एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट है। उन्होंने 1988 में किताब लिखी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, और देखते ही देखते इस किताब ने तहलका मचा दिया। इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई। तो डॉक्टर ब्रायन वेस की ये किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स उनकी एक पेशेंट कैथरीन पर आधारित थी जो उनके पास 1980 में आई। उस बेचारी लड़की को बहुत सारे फोबियाज थे, जिसमें कंसिस्टेंटली एंग्जाइटी, बहुत सारे डिप्रेशंस, अननोन फियर्स, जिसकी वजह से उसका जीना दूभर हो गया था। डॉक्टर ब्रायन वेस ने उसका इलाज किया। जब किसी भी तरीके से उस पर सफलता नहीं मिल रही थी, कैथरीन ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उस लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने अतीत में झांकने के लिए कहा, और उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना तो डॉक्टर ब्रायन वेस ने की ही नहीं थी। तो कैथरीन ने जब हिप्नोटाइज होने के बाद अपने अतीत में झांका तो पीछे चली गई, इतना पीछे कि वो अपने पिछले जन्म में नहीं, उससे भी पिछले जन्म में चली गई, उस पिछले जन्म से भी पिछले जन्म में चली गई। और डॉक्टर ब्रायन वेस के लिए सब बहुत शॉकिंग था। जो बातें कैथरीन ने उन्हें बताई उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने जाके पब्लिक रिकॉर्ड्स में वो नाम, जिक्र, जगहों के बारे में पता किया, और जब उन्हें पब्लिक रिकॉर्ड से जानकारी मिली तो वो शॉक्ड रह गए। तो सारी बातें जो कैथरीन ने बताई एकदम सच थी। और इस सब से डॉक्टर ब्रायन वेस को पता चला कि ये केस रीइंकार्नेशन का है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें एक दो नहीं, कैथरीन के 86 पिछले जन्मों के बारे में पता चला। और मुझे इस बात का सबूत मिला इस किताब से कि वाकई रीइंकार्नेशन एक सनातन प्रक्रिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, गुरु ने लिखा है। आप सब गुरु की बहुत बहुत जल्दी मानते हो, और मैं भी कह रहा हूं ये बात मानने लायक है। तो अब तक हम इतना ही जान पाए हैं कि पुनर्जन्म वाकई एक आम घटना है और हमें इसके बहुत सारे सबूत मिलते हैं, और पुनर्जन्म एक सनातन प्रक्रिया है। और गीता में तो साफ साफ लिखा है कि जैसे आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो सिर्फ अपने पुराने वस्त्र छोड़कर, यानी कि पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। डॉक्टर ब्रायन वेस की किताब इसी बात को साबित करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के और विदेश के कई फेमस सेलिब्रिटीज़ अपने पिछले जन्म में कौन थे, जैसे कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन। ये लोग कौन थे पिछले जन्म में, क्या कर रहे थे। लेकिन मैं जो भी कहूँगा वो आप कैसे मान लोगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या झूठ नहीं। कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। कई साल पहले वॉल्टर सिम्प्यू नाम के एक फिजिशियन ने किताब लिखी थी बॉर्न अगेन, और उन्होंने उस किताब में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के पिछले जन्म के बारे में बताया था। उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के भी पिछले जन्म के बारे में बताया था, शाहरुख खान का भी बताया था कि पिछले जन्म में वो एक फीमेल एक्ट्रेस थे, साधना बोस। लेकिन ये जानकारी उन्हें कैसे मिली? उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक एक मीडियम से हुआ, यानी कि ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद सम स्पिरिट, और उस स्पिरिट ने उन्हें जो कुछ बताया वो उन्होंने लिख दिया इस किताब में। आपको मानना है तो मान लीजिए, जो उन्होंने कहा है वो इसलिए कहा है कि उनको एक स्पिरिट ने बताया। That's it। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मैं आपको बताऊं
कि फला आदमी पिछले जन्म में ये था, तो उसका कोई तो प्रूफ होना चाहिए। आप किस बेसिस पर जज करोगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं? और क्योंकि मैंने कहा है, फैसला आप करेंगे। तो मेरे बताए गए केसेस को हम किन पैरामीटर्स पे जज करेंगे? सबसे पहले डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि पिछले जन्म की शक्ल और इस जन्म की शक्ल काफ़ी मिलती जुलती है। वैसे तो हमारे बॉलीवुड को ये बात बहुत पहले से ही पता थी, उनकी फिल्मों में हम देखते हैं, शायद हमारे हिंदुस्तान की कल्चरल साइकोलॉजी में ये बात है कि शक्लें मिलती हैं। लेकिन सत्य ये है कि शक्ल मिलती है, नैन नक्श मिलते हैं, झलक मिलती है, लेकिन हूबहू वही शक्ल नहीं होती है। जेनेटिक्स के आधार पर चेंजेस ज़रूर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो शक्ल ज़रूर मिलती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स पिछले जन्म से अगले जन्म तक वैसी की वैसी रहती हैं। प्रोफेशन भी कई बार सिमिलर ही होते हैं, सेम होते हैं, और जो ज्ञान है जो पिछले जन्म में अर्जित किया वो कभी खोता नहीं है। मतलब चीज़ें इतनी मिलती जुलती हैं कि हमारे इंडिया में एक फास्ट बॉलर पैदा हुए थे, मोहम्मद निसार। उन्होंने जब अपना अगला जन्म लिया तो उनका बॉलिंग एक्शन हूबहू वही था जो पिछले जन्म में था। लेकिन इन रूल्स के एक्सेप्शन भी है। कई बार क्या होता है कि कोई इंजीनियर अपने मरते वक्त गाने में बहुत शौक रखने लगता है, तो अगले जन्म में गायक बन के पैदा हो जाता है। और आपने सुना होगा कि हम लोग इस ज़िंदगी में जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है। ये बात बिल्कुल सच है, और जो केस स्टडीज़ मैं आपके सामने रखूँगा उनसे ये बात एकदम सच साबित की जाएगी इस चैनल के ऊपर। कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो सोल्स हैं, मतलब आत्मीय अपने आत्मीयजनों के इर्द गिर्द ही फिर से जन्म लेते हैं। पिछले जन्म के दोस्त फिर अगले जन्म में दोस्त बनते हैं। पिछले जन्म के रिश्तेदार फिर आपके रिश्तेदार बन के आते हैं। कई बार हम लोग इस जन्म में सुनते हैं कि देखो कितना ख़राब भाई है, उसने ना अपने भाई का सब कुछ छीन लिया। घबराने की बात नहीं है, इस जन्म में छीना है, अगले जन्म में उसे लौटाना पड़ेगा। और जो केसेस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उनमें एक आम बात है, जो कर्म किए हैं उसका फल मिलना वाकई है। डॉक्टर आयन स्टीवेंसन की रिसर्च से हमें ये भी पता चला है कि मौत से पहले ही आत्मा अगला जन्म ले लेती है। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में ये बात साफ लिखी हुई है कि जैसे केंचुआ पहले आगे की ज़मीन को जकड़ता है, उसके बाद ही वो पीछे की ज़मीन छोड़ता है, ऐसी आत्मा जो है पहले अगला जन्म पकड़ लेती है, फिर पिछला जन्म छोड़ती है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि जो रिसर्च है उसमें से पता चला कि कई इवॉल्व आत्माएं रिफ्रैक्ट करती हैं और वो एक से ज़्यादा शरीर भी धारण कर सकती हैं। कई बार जो इवॉल्व आत्माएं हैं वो अपनी मृत्यु से कई साल पहले, यानी कि 7-10 साल पहले भी पुनर्जन्म ले लेती हैं। लेकिन आज जो केस मैं आप सबके सामने अब रखने जा रहा हूँ उसमें आत्मा ने शरीर छोड़ा था 1925 में और पुनर्जन्म हुआ 1928 में। तो हम बात करेंगे पहले केस में इंडिया के फेमस वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन की ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने की बहुत ख्वाहिश थी और अपनी इस ख्वाहिश के लिए उन्होंने न जाने कितने लोगों को मरवा दिया, तरबदर कर दिया, ज़मीन का विभाजन कर दिया। और उनकी इच्छा पूरी हुई? हाँ, उनकी इच्छा पूरी हुई अगले जन्म में, लेकिन उतनी ही मार काट, उतनी ही ज़मीन का विभाजन करने के बाद फिर एक बार। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा होगा कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया है। ब्रिटिश राज्य को बरकरार रखने के लिए उन्होंने बंगाल का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया, जिसकी कीमत मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतने बुरे काम करके, इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार बनके
लॉर्ड कर्जन ने सोचा होगा कि उसने तो बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है, लेकिन नहीं, प्रकृति इंसाफ करेगी, नेचर ऐसी बातों को कभी माफ नहीं करेगी। क्या ऐसे घिनौने कर्म करने के बाद लॉर्ड कर्जन बचकर निकल जाते? नहीं। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, और लॉर्ड कर्जन को उनके किए की सजा उन्हीं के तरीके से मिली। लॉर्ड कर्जन का जन्म इंग्लैंड में कैडलस्टन नाम की एक जगह पे हुआ जो डार्बीशायर में थी। उनके पिता की कई हजारों, मतलब बीसियों हजारों एकड़ ज़मीन होगी। बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, राजसी घराने से थे। और जब वो बड़े हुए तो उनके पिता तो चाहते थे कि वो ज़मींदारी देखें, ज़मीनों को देखें, लेकिन लॉर्ड कर्जन की तो इच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने की थी। पढ़ाई के बड़े शौकीन थे, तो पढ़ाई उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से की। उसके बाद घूमे बहुत और पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन जब पढ़ लिख रहे थे उस वक्त भी बहुत अच्छे ओरेटर थे, भाषण देने में बहुत ही फेमस थे, और उनके जो कॉलेज के लोग थे उनको काफ़ी अपने से सुपीरियर मानते थे। कॉलेज के बाद लॉर्ड कर्जन राजनीति में आ गए और यहाँ से शुरू हुआ उनके भ्रमण का सफ़र। ही वॉज ट्रैवलिंग इन एशिया। शुरुआत उन्होंने की ईरान से, अफगानिस्तान ट्रैवल किया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कोरिया तक पहुँचे। उसके बाद सेंट्रल एशिया। कहा जाता था उस समय में पूरे ब्रिटिश कैबिनेट में उनसे ज़्यादा ट्रैवल्ड व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी इन यात्राओं से एशिया के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करी, ऐसी जानकारी जो ब्रिटिश एम्पायर के बहुत काम आ सकती थी। उन्होंने अपनी इन यात्राओं के ऊपर काफ़ी किताबें भी लिखी। वो बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने किताबें लिखी, द पर्शिया एंड द पर्शियन क्वेश्चन, रशिया एंड सेंट्रल एशिया, प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, और ऐसी न जाने कितनी किताबें। उनको लगता था कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो रशिया था। और एक चीज़ वो बेहद अच्छी तरह से समझ गए थे कि ब्रिटिश एम्पायर को अगर कामयाब रहना है और बरकरार रहना है तो हिंदुस्तान को उनके पूर्ण कब्जे में होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय बनके हिंदुस्तान आए तब लाखों लोगों की जान जा रही थी यहाँ पे, क्योंकि महामारी और अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उन सब के बारे में कुछ नहीं किया। वो तो यहाँ पर केवल दो सपने लेकर आए थे। एक तो हिंदुस्तान पर ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ को मजबूत करना, और ये करके आगे जाकर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनना। 1897 में फ्रंटियर में अफगानों ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया, लड़ाई हुई। उनसे लड़ने के बाद ब्रिटेन को कई चीज़ें समझ में आई, और लॉर्ड कर्जन ने तो ये चाहा उसके बाद कि बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी विद्रोह ना पनप सके कभी भी। डेनिस जड ने अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ राज में लिखा है कि लॉर्ड कर्जन ये चाहते थे कि हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए ब्रिटिश से जुड़ जाए, कभी अलग ना हो। और ये सब करने के लिए लॉर्ड कर्जन सब डिसीजन मेकिंग बॉडीज पर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल करते चले गए। इलेक्टेड मेंबर्स कम से कम करते चले गए। यूनिवर्सिटीज़ पे, कलकत्ता कॉरपोरेशन पे और बॉडीज़ पे पूरा ब्रिटिश का अधिकार कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को अमेंड करने के बाद उन्होंने प्रेस को भी पूरा मजल कर दिया। लेकिन ये सब करने के बाद भी लॉर्ड कर्जन का डर ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें अपने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने में सबसे बड़ा खतरा बंगाल नज़र आ रहा था। बंगाल उस टाइम पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे नेशनलिज्म बहुत फैल रहा था, यानी कि राष्ट्रवाद पनप रहा था वहाँ पे। वहाँ का साहित्य, वहाँ का ड्रामा, वहाँ पे हर चीज़ में राष्ट्रवाद नज़र आने लगा था। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम जो थे बिल्कुल बराबर बराबर की आबादी में थे, और दोनों में बहुत मेल मिलाप था, और दोनों में राष्ट्रवाद अपने उरूज पर था। ये लॉर्ड कर्जन को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था।
लॉर्ड कर्जन को लगा कि उनके सपने पूरे होने के बीच में अगर कोई है तो बंगाल है। डिवाइड एंड रूल उन्होंने एक पॉलिसी अख्तियार की, जिसकी आधार पर उन्होंने धर्म के आधार पर बंगाल को बांट दिया। वेस्ट में हिंदू ज़्यादा थे, वो वेस्ट बंगाल बना। ईस्ट में मुसलमान ज़्यादा थे, वो ईस्ट बंगाल बना। और यहाँ के लोगों के बीच में जब पलायन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पार्टीशन हुआ, जाना पड़ा, बहुत मारकाट हुई, और यहाँ से शुरू हुई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ऐसी दरार, जिस दरार को हमने देश के बंटवारे तक जाते हुए देखा। इन सब हालातों में उनकी ब्रिटेन के कमांडर इन चीफ किचनर के साथ थोड़े मतभेद हुए, जिनकी वजह से उन्होंने अपने पद से त्याग किया और वो वापस इंग्लैंड लौट गए। इंग्लैंड लौटने के बाद कुछ समय के लिए लॉर्ड कर्जन पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे। फिर 1908 में आयरलैंड से वापस इलेक्ट हुए वो। उसके बाद 1915 में वापस वो कैबिनेट में आए। 1990 में वो फॉरेन सेक्रेटरी बने। उस समय उनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, उनका चांस भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय किंग जॉर्ज V को लगा कि चूंकि लॉर्ड कर्जन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं और लेबर पार्टी उस टाइम ऑपोजिशन में बहुत स्ट्रांग थी, वो उनसे हाउस ऑफ कॉमन में डिबेट नहीं कर पाएगी। इस बेसिस पर उन्होंने लॉर्ड कर्जन को प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना और 1925 में लॉर्ड कर्जन बिना अपना सपना पूरा किए हुए, बिना प्राइम मिनिस्टर बने, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लॉर्ड कर्जन का वो सपना पूरा नहीं हो सका जिसके लिए उन्होंने लाखों जाने दी, बंगाल का खूनी बंटवारा कर दिया, और शायद उनके कर्मों की सज़ा यही थी कि उनका नाम आगे चलाने के लिए उनका कोई लड़का नहीं था। लॉर्ड कर्जन ब्रिटेन में पैदा हुए थे, लेकिन उनका अगला जन्म वहाँ होना था जहाँ उन्हें सज़ा भुगतनी थी। जहाँ जैसे बीज बोए हैं वहीं तो फसल काटनी पड़ेगी। लॉर्ड कर्जन को अपना कर्ज चुकाने के लिए हिंदुस्तान में पैदा होना पड़ा। अब एक कॉकेशियन जब साउथ एशियन मूल में पैदा होता है तो जो शक्ल पर इसकी वजह से बदलाव होते हैं, बदलाव ज़रूर थे, लेकिन शक्ल फिर वही थी, वैसी ही थी, झलक वैसी ही थी, नैन नक्श थे वैसे ही थे। तो 1925 में लॉर्ड कर्जन मरे और 1928 में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रूप में वापस लौटे। जरा ध्यान से देखिए, कर्जन अपने पापों को भोगने के लिए वापस लौटे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनकर। लॉर्ड कर्जन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी कैसे पिछले जन्म की कड़ी से जुड़ी हुई है। उन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल एक तरीके से आईना है। कैसे उनकी वही आस है, वही उम्मीद है, वही सपने हैं और पूरा करने का वही प्रयास। लॉर्ड कर्जन एक राजसी परिवार में जन्मे थे। उनकी 20,000 एकड़ ज़मीन थी। बिल्कुल ऐसा ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। वो भी एक शाही परिवार में जन्मे, उनकी लाखों एकड़ ज़मीनें थी। लेकिन ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनको मिला है, जो कर्जन को मिला, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला, ये एग्जैक्टली पिछले जन्म की कड़ी नहीं है। ये तो उनके पिछले गए जन्मों का कर्म था जो इतनी ज़मीनें और इतने राजसी परिवार में वो जन्मे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रूप में वापस लौटकर लॉर्ड कर्जन ने अपना अधूरा सपना तो पूरा किया ही, लेकिन अपने किए गए पापों की पूरी सज़ा भी भुगती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म लरकाना में हुआ, जो आज की डेट में सिंध पाकिस्तान में है। उनके पिता की लाखों एकड़ ज़मीन थी, जैसा मैंने बताया आपको, और वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। जूनागढ़ के नवाब के दीवान भी थे और बड़े ऐशो आराम में पले, जैसे कि कर्जन पले। और कर्जन की तरह उन्हें बिल्कुल ज़मींदारी में शौक़ नहीं था। उनका ज़मीन में कोई रुचि नहीं थी। वे भी कर्जन की तरह पढ़ाई में
ज़्यादा ध्यान लगाते थे और घर से दूर जाके पढ़े कर्जन की तरह से। ये पहले बम्बई आए, बम्बई में इन्होंने पढ़ाई करी, बम्बई के बाद ये अमेरिका गए, लेकिन कर्जन चूंकि ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे तो सोल तो वहीं जाएगा जहाँ उसको अपनी आत्मीयता मिलती है, जहाँ उसकी चाहत होती है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से लॉ भी किया और पॉलिटिकल साइंस भी वहाँ जाके पढ़ी। प्राइम मिनिस्टर बनने की अधूरी चाहत थी, इसीलिए इस बार पॉलिटिकल साइंस पढ़ी गई। लॉ मेकर बनना था इसलिए लॉ भी किया। और लॉर्ड कर्जन की तरह से इन्होंने जल्द शादी करी और एक फॉरेन मूल की लड़की से शादी करी। लॉर्ड कर्जन ने अमेरिकी लड़की से शादी करी थी, इन्होंने एक ईरानियन लड़की नुसरत इस्फहानी से शादी करी। लॉर्ड कर्जन की ही तरह शादी करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो राजनीति में आ गए। वो इतने प्रभावी थे कि राजनीति में वो सबसे बड़े चमकते सितारे की तरह उभरे। और अय्यूब खान ने जब मिलिट्री टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान का, तब वो इतने प्रभावित थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कि उन्होंने उनको रिटेन किया अपने कैबिनेट में, और एज ए पॉलिटिशियन वो बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही सलाह पर चलने लगे। भुट्टो भी लॉर्ड कर्जन की तरह किताबें लिखने लगे। उन्होंने एक किताब लिखी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके बाद वो 1967 तक अय्यूब खान के साथ डटकर काम करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली 1967 में। इसकी वजह से उनके बीच और अय्यूब खान के बीच थोड़ी तकरार बढ़ी, लेकिन फिर भी वो अपना काम आगे बढ़ाते गए। लेकिन अभी तो उन्हें सज़ा मिलनी बाकी थी, बंगाल का प्रश्न भी बाकी था। तो हुआ ये कि इलेक्शन हुए जब पाकिस्तान में, तो बंगाल में मुजीबुर रहमान की पार्टी को इनकी पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली। इस इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से मुजीबुर रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस ज़्यादा थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। और जैसे लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान आने के बाद, जब महामारी अकाल चल रहा था, प्लेग से लोग मर रहे थे, भूख से लोग मर रहे थे, उन्होंने अपनी नज़रें हटा ली थी। इस समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ईस्ट बंगाल से अपनी नज़रें हटा ली और वहाँ पे जो प्रताड़ना आर्मी ने शुरू किया उसको टैसिट अप्रूवल दिया। कर्जन ने बंगाल को हिंदू बंगाल और मुसलमान बंगाल में बांटा था, और मुसलमान बंगाल जो ईस्ट बंगाल था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको पाकिस्तान से बांट दिया और वो वेस्ट बंगाल के प्राइम मिनिस्टर बने और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बन गया। इतने लोगों की जान गई, इतनी मार काट हुई, उसकी जो सज़ा है वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने अगले जन्म में भी भुगतनी है, और पिछले जन्म के जो किए हुए वो इस जन्म में अभी वो भुगतेंगे। भुट्टो को जो सज़ा मिली उसकी कहानी में भी कुछ लेयर्स हैं, क्योंकि उन्हें जो कुछ बंगाल में करना था, बंगाल को जैसे उन्हें सबजुगेट करना था, उसके लिए उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए था। और इस सपोर्ट को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, जॉर्डन में एक इश्यू हो गया था और वहाँ पे पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर थे ज़िया उल हक, उन्होंने भुट्टो के इशारे पर सितंबर 70 में एक दिन में 25,000 पैलेस्टीनियन मुसलमानों का कत्ल कर दिया। इसे दुनिया में ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे लॉर्ड कर्जन ने स्वयं वाइसरॉय होते हुए किचनर को ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ बनाया, वैसे ही ज़िया उल हक को भुट्टो ने कई सीनियर्स को सुपरसीड कराने के बाद पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ बना दिया। जैसे लॉर्ड कर्जन को किचनर की वजह से रिजाइन करके वाइसरॉय छोड़कर ब्रिटेन वापस जाना पड़ा था, ज़िया उल हक को भी मिलिट्री चीफ बनाने का सिला भुट्टो को कुछ इस तरह मिला कि ज़िया उल हक ने बाद में उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मौत की सज़ा दी। पाकिस्तान के इतिहास में इस सज़ा को
लोग जुडिशियल किलिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन ये तो एक्चुअली देखा जाए तो कर्मों का ही फल था। तो इस जन्म में मिला ना, अभी इस जन्म में जो किया उसकी सज़ा अगले जन्म में तो और बढ़ेगी। लॉर्ड कर्जन की ही तरह भुट्टो का भी नाम आगे बढ़ाने के लिए कोई मेल वारिस नहीं रहा। कहते हैं कि उनका कोई एक ग्रैंडसन है, लेकिन वो गे है और बहुत ही मुश्किल है कि भुट्टो का नाम आगे कोई ले जाएगा। मानिए तो ये डेस्टिनी है, मानिए तो ये जो मैंने आपको बताया ये पुनर्जन्म है, ना मानिए तो सिर्फ एक कहानी है। और कहानी समझ के आप ये बताइए कि आपको अच्छी लगी या नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी जो कहानी मैंने पेश की है, जो पुनर्जन्म का मैंने एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया। और आशा करता हूँ कि अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरा सामर्थ्य बढ़ेगा आपके सामने बेहतर तरीके से इन कहानियों को पेश करने का। और अगले हफ्ते तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राम राम, फिर मिलते हैं।